जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौर और स्वागत करता हूं आपका एसएसबी के इस लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये एसएसबी के अंदर कैसी रहे। अब देखो, मुझे ये क्वेश्चन ना पर्सनली बहुत ही अजीब सा लगता है कि एसएसबी के अंदर बॉडी लैंग्वेज कैसी रहे, क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस की बात होती है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी ही चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, और इसीलिए एक्चुअली तो मैं इसको सवाल नहीं मानता, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग बातें कही जाती है एसएसबी को लेके पर्टिकुलरली कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, आई कांटेक्ट वैसे मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जितनी भी चीजें होती है इसको लेके जो भी मिथ्स हैं वो मिथ्स को भी अपन बस्ट करते हैं, और अगर कुछ ऐसे डूज और डू नॉट्स होते तो वो मैं आपके साथ में शेयर करते हुए चलता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बॉडी लैंग्वेज, यहां पे सबसे पहले हम आई कांटेक्ट की बात करेंगे, है ना। अब मैं उस डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये सब आपको पता है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। ये बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जैसे हम किसी से बात करके करते हैं, लेकिन एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम अपने शरीर के हाव भाव से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसी को बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। और वाकई में ये बात सही है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी शारीरिक भाषा ये दिखा देती है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है, जो बात आप बोल रहे हो उस बात के पीछे आपका कन्विक्शन है या नहीं है, वो कन्विक्शन शो कर देती है बॉडी लैंग्वेज। आप अगर नर्वस होते हो तो भी बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है। तो यहां पे बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन कैसे करना है, पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि भाई एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहे। तो देखो, अभी मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में या आई कांटेक्ट के बारे में या जेस्चर पोस्चर के बारे में कुछ भी बताऊं, एक चीज मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, चाहे आप कितने भी लेक्चर्स देख लो, चाहे मेरा लेक्चर देख लो या इंटरनेट पे अवेलेबल हजारों लेक्चर देख लो, आपकी बॉडी लैंग्वेज तब तक सही नहीं होगी जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा। जब आपके अंदर ज्ञान होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है, और जब वो आत्मविश्वास आता है ना, तो फिर वो झलकता है शरीर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो झलकता है। तो बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले अपने नॉलेज को इंप्रूव करो। मैं लिख देता हूं उसको, है ना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आई कांटेक्ट वगैरह बताने से पहले मैं इसको लिख के आपको बता देता हूं, ताकि और आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाए इस बात का कि टू अ गुड बॉडी लैंग्वेज। की टू अ गुड बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुंजी क्या है एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज की, तो वो है कॉन्फिडेंस। की टू अ गुड बॉडी लैंग्वेज इज कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस comes, it comes by having knowledge। तो अब नॉलेज होगा आपके पास में तो अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा, और जब आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एप्रोप्रिएट हो जाएगी। इसमें सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज में एप्रोप्रिएट वाली चीज होती है कि एप्रोप्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि नॉलेज कौन सा सर, इस दुनिया में इनफाइनाइट नॉलेज है, तो सारा नॉलेज तो हम ले नहीं सकते भाई, कहीं ना कहीं तो हम लैक करेंगे ही। सही, बिल्कुल सही बात है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो वो कौन सा नॉलेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके होने से आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये 3-4 पॉइंट्स के इन 3-4 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आप अपने आप को इंटैक्ट रखोगे नॉलेज में, तो आपकी कभी भी बॉडी लैंग्वेज खराब नहीं होने वाली। और वो पॉइंट्स क्या है, तो ये पॉइंट्स है, पहला एकेडमिक नॉलेज। जितनी भी आपने पढ़ाई करी, अगर आप एनडीए के बाद में एसएसबी देने के लिए जा रहे हो तो आपने 11th-12th में जो पढ़ा है उसकी बात हो रही है, और अगर आप सीडीएस के बाद में एसएसबी देने के लिए जा रहे हो तो आपने कॉलेज में जो पढ़ा है उसकी बात हो रही है।
तो आर्म्ड फोर्सेस में अक्सर क्या होता है ना कि एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर, सॉरी आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, एसएसबी इंटरव्यूज के अंदर अक्सर ये होता है कि ये लोग देखना चाहते हैं एसेसर्स कि आपने जो पढ़ाई करी है कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, तो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े क्या उन सब्जेक्ट्स का बेसिक मूलभूत ज्ञान आपको है कि नहीं है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते जो कि एग्जाम तो पास कर लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, या फिर उनको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें होती जो एक्सपेक्ट की जाती कि उनको पता होना चाहिए पर वो उनको ठीक से पता नहीं होती, याद नहीं होती या उसको समझा नहीं पाते। तो सबसे पहली चीज आपको ये दुरुस्त करना है कि आप 12th के बाद जा रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, रीसेंट स्टडीज में आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स रहे हैं वो सब्जेक्ट्स जिस भी स्ट्रीम के आप हो उन सब्जेक्ट्स का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि एसेसर्स बहुत नॉलेज रखते हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से चले जाओ, एसेसर्स को कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल ही जाएगा आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से जिससे वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। पहले तो वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, और अगर आप बेसिक क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे आंसर देते हो तो शायद वो उसको एडवांस पे लेते लेते आगे तक पूछे आपसे, बट वो मैटर नहीं करता। उनके लिए मैटर ये करता है कि बेसिक पता है या नहीं पता है। अगर आपको बेसिक पता है और उसके बाद वो आपको थोड़ा और टेस्ट करने के लिए एडवांस क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं और आप उनके आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, तो इससे आपकी कोई नेगेटिविटी नहीं होने वाली वहां पे, क्योंकि आपने बेसिक जो एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आपको पता होना चाहिए उसका आंसर तो दे दिया है। तो पहली चीज तो ये कि आपका एकेडमिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा नॉलेज जिसके ऊपर आपको वर्क करना है बहुत ज्यादा, नॉलेज, या इसको मैं यूं लिख देता हूं, करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस। ये करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी चीज है जिसका नॉलेज अगर आपको अच्छे से है, आप इससे बहुत अच्छे इस मुद्दे के ऊपर अगर आप बहुत अवेयर हो, जागरूक हो, तो इसका आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपसे कई सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं जो करंट इवेंट्स या फिर ऑनगोइंग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो अगेन ऐसे टॉपिक्स की अगर आपको समझ है, आप इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हो, तो अगेन आपके अंदर वो आत्मविश्वास आ जाएगा। जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आप अभी एसएसबी के लिए जाते हो और एसएसबी के लिए आप जाते हो और आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाई डोंट यू टेल मी समथिंग अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर आपने इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से स्टडी किया है, उसके ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू तैयार किया है अच्छे रीजनेबल पॉइंट्स की मदद से, तो जैसे ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होगा कि हाँ, मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं या मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और आप धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दोगे। तो अपने आप आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटैक्ट हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज खराब ही तब होती है जब हम नर्वस हो जाते हैं, या हमको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, या हमें ऐसा लगता है कि हमारा इंटरव्यू सही दिशा में नहीं जा रहा है, तब बॉडी लैंग्वेज खराब होती है। लेकिन जब आपको सवाल के जवाब पता होते हैं और आप नेचुरल फ्लो में जब बोलना शुरू करते हो, तो एक हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप, जिसको बोलते हैं ना, थिंग्स फॉल एट द राइट प्लेस, चीजें अपने आप सही होने लगती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, लेक्चरेट्स के अंदर भी आपको ये करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज बहुत काम आएगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं वहां पे जिसके बारे में आपको वहां पे बोलने का। अब जैसे मान लो आप जीडी में गए, अब जीडी में आपको टॉपिक आ गया रूसो यूक्रेनियन वॉर के बारे में। अगर आपने स्टडी किया रूसो यूक्रेनियन वॉर के बारे में, एकदम से आप लीड लोगे और बहुत अच्छे रीजनेबल पॉइंट्स रखोगे, और इस तरह से आप एसेसर के नजर में अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर लोगे, है ना। तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको पता होना चाहिए, वो है नॉलेज अबाउट रेस्पेक्टिव you want to join। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आपको उस रिस्पेक्टिव आर्म्ड फोर्स का नॉलेज होना चाहिए जितना हो सके जो आप ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस में आपने आर्मी भरा है, नेवी भरा है या एयरफोर्स भरा है,
और फिर आप जब इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस एंड पर्टिकुलरली आर्मी या पर्टिकुलरली नेवी या पर्टिकुलरली एयरफोर्स, तो अक्सर कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एयरफोर्स या आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्मी और आई एम पैशनेट अबाउट द इंडियन नेवी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पैशनेट हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती। लेकिन अब वो आपसे नेवी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब वो आपसे एयरफोर्स के बारे में। अब देखो, आपने बोला ना कि आप पैशनेट हो, तो पैशनेट जो इंसान होता है ना, उसका वो पैशन जो है उसके नॉलेज में दिखाई देता है। जब भी आप किसी चीज को लेके पैशनेट होते हो तो आप उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। मान लीजिए कि आप किसी बॉलीवुड स्टार को लेके बहुत पैशनेट हो, तो आपको उस बॉलीवुड स्टार के बारे में सब कुछ पता होगा। उसकी उम्र कितनी है, वो कहाँ रहता है, उसकी लेटेस्ट फिल्म कौन सी थी, उसकी पहली फिल्म कौन सी थी, उसका बर्थडे कब आता है, एंड सो मेनी मोर थिंग्स। तो ये प्रूव करता है कि सही में आपका वो पैशन था। अब अक्सर होता ये है कि स्टूडेंट्स आते बोलते कि सर पैशन है हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और कभी कभी मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अच्छा चलो बताइए कि कुछ भी सवाल कर लेता हूँ कि इंडियन नेवी में फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप हो सकता है, या सिर्फ वॉरशिप अलग होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एयरक्राफ्ट ही कैरी करता है, या फिर कुछ भी मैं पूछ सकता हूं इसी तरह का कोई टेक्निकल क्वेश्चन। अब उनको पता नहीं होता है, क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। अब नेवी की यूनिफॉर्म देख के या जो प्रेस्टीज उनको सोसाइटी में मिलता है उसको देख के नेवी ज्वाइन करने का मन तो बना लिया, लेकिन अंदर से नेवी को लेके पैशन नहीं है। पैशन किस चीज को लेके? वो जो रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, वो जो हीरो लगते हैं वो यूनिफॉर्म पहन के, उसको पैशन वो है। पैशन ये नहीं है कि नेवी, पैशन ये है कि भैया वो हीरो बनना है अपने को, या लड़की है तो हीरोइन बनना है उसको। नहीं, अगर आपने तय किया है कि मेरे को एयरफोर्स, नेवी या आर्मी ज्वाइन करना है और किसी एक में आपको लगता, फील होता है कि आपको पैशन है, तो प्लीज मेरा ये सुझाव है आपको कि जितना हो सके उसके बारे में नॉलेज गेन करो। आर्मी में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आर्मी में कितने तरह के अलग अलग आर्म्स होते हैं, इन्फेंट्री क्या होता है, आर्मर्ड क्या होता है, आर्टिलरी क्या होता है, एयर डिफेंस क्या होता है, एविएशन क्या होता है, सर्विस कोर क्या होता है, मेडिकल कोर क्या होता है, इंजीनियरिंग कोर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कौन होते हैं, सैपर्स कौन होते हैं, और भी इस तरह के जितने भी आर्म्स है। इजी है, कोई टेक्निकल चीज नहीं उसके अंदर। आप उसको पढ़ोगे ना, इंटरनेट पे बहुत सारा अवेलेबल है, तो ये आप पढ़ोगे जब उसको तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आर्मी सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट सपोर्टिंग द वंस हु आर फाइटिंग। तो इस तरह से उनके बारे में जानकारी रखो, कौन कौन से वेपन्स वो यूज कर रहे हैं करंटली, मेन बैटल टैंक क्या होता है ना, आर्मर्ड क्या होता है, आर्मर्ड और मैकेनाइज इन्फेंट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक का, है ना। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, जितनी ज्यादा आप गैदर करोगे उतना फायदा आपको होगा। और ये 3 एस्पेक्ट का नॉलेज अगर आप थॉरोली लेके जाओगे एसएसबी के अंदर, तो आपको इंटरव्यू में भी बहुत फायदा होगा, ग्रुप डिस्कशंस में भी बहुत फायदा होगा, लेक्चरेट्स में भी आपको बहुत फायदा होगा। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है, राइट। और जब ये 3 एस्पेक्ट का नॉलेज आप लेके जाओगे तो इंटरव्यू में आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स काफी कुछ पता होंगे। और जब आपको ये फील होगा कि जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं मैं उनके आंसर्स दे रहा हूं या दे रही हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा तो आंसर्स भी सही आने, तो बॉडी लैंग्वेज भी सही हो जाने लगेगी। और एक और चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, जो इस तीनों में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है practice filling the PIQ form and try to answer the anticipated questions by and to yourself. Practice filling the PIQ form and try to answer the anticipated question by and to yourself. Sorry. अब देखिए बात ऐसी है कि आप PIQ फॉर्म फिल कीजिए,
है ना, क्योंकि आपका पूरा इंटरव्यू पीआईक्यू फॉर्म के आधार पे ही चलेगा। अब जब आप पीआईक्यू फॉर्म फिल करोगे तो पीआईक्यू फॉर्म फिल करने के बाद में आप ये देखो कि हर लाइन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे 10th और 12th के स्कोर के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे जो विथ रिस्पेक्ट टू माय पेरेंट्स ऑक्यूपेशंस क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी दूसरे जो अचीवमेंट्स आपके वहां पे पूछे गए हैं उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और हर क्वेश्चन को अपने आप से पूछो और अपने आप को आंसर करो कि जब ये क्वेश्चन अगर मान लो बन गया और मुझसे पूछा गया तो हाउ विल आई आंसर दिस क्वेश्चन। आप उसका आंसर करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आंसर सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। फिर उसके ऊपर वर्क करो कि इस आंसर को किस तरह सेटिस्फैक्टरी बनाया जाए। जब आप अपने पीआईक्यू फॉर्म को फिल करके, उसको स्टडी करके, उसको प्रैक्टिस करके और इन 3 एस्पेक्ट्स का नॉलेज लेके एसएसबी के अंदर जाओगे तो मैं कह रहा हूं आपका एसएसबी में बहुत एडवांटेज होगा। आप एसएसबी के अंदर काफी कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे पीआईक्यू फॉर्म के द्वारा या इन 3 एस्पेक्ट्स के द्वारा जो आपसे पूछे जाएंगे और आपको पता होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मैंने प्रिपेयर किया है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस से हो जाएगा और बॉडी लैंग्वेज भी सही हो जाएगी। तो बॉडी लैंग्वेज का जो मूल मंत्र है वो कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस इन एस्पेक्ट्स में नॉलेज गेन करके आप डेवलप कर सकते हो। और फिर अब अपन बात कर लेते हैं जो ट्रेडिशनली बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है, आई कांटेक्ट, पोस्चर। क्योंकि मैं पर्सनली इतना मानता नहीं हूं कि बॉडी लैंग्वेज किसी को नहीं आता है। हर इंडिविजुअल जो भारत के एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास या किसी भी क्लास में पला बड़ा है, जो इस लायक है कि वो एनडीए के एग्जाम दे रहा है, उस एग्जाम के रिटन को क्वालिफाई कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो उस इंडिविजुअल को इतना कॉमन सेंस है कि बॉडी लैंग्वेज सही क्या होता है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, ये उसको पहले से आता है क्योंकि वो जीवन में सब करता आ रहा है। कभी एग्जाम्स में, कभी इंटरव्यू में, कभी वाइवा में, एंड सो मेनी मोर प्लेसेस, राइट। तो ये कोई नवीन चीज नहीं है और ये कोई सिखाए जाने वाली चीज नहीं है। बस मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि अगर ये सारे एस्पेक्ट आप दुरुस्त कर लेते हो तो बॉडी लैंग्वेज आपका इंटैक्ट अपने आप हो जाएगा। पर क्योंकि मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज की बात होती तो बहुत सारी चीजों की बात होती, तो चलो कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स है उनको देखते हुए बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी समझ लेते कि ट्रेडिशनली क्या माना जाता है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। अभी आई कांटेक्ट आपको कैसे रखना है, तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं। जनरली कंफ्यूजन इस बात को लेके होता है कि लगातार इंटरव्यूअर की तरफ देखना है या फिर इधर उधर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें डू नॉट बताता हूं मैं आपको। डू नॉट ये है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपको इधर उधर देख के जवाब नहीं देना है। अब ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, मतलब मुझे तो बताते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है कि तो सब समझने वाली बात है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो आप जवाब सामने वाले को देख के ही दोगे ना, इधर देख के तो जवाब दोगे ही नहीं कि भैया पूछ वो रहे हैं जवाब इधर दे रहे हो, है ना। तो ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है। तो वो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता ही होगी। अब दूसरा सवाल ये होता है कि सर आई कांटेक्ट में मतलब क्या करें। अच्छा, हमको ये तो पता है कि इंटरव्यूअर को देख के जवाब देना है, तो क्या लगातार देखते रहे इंटरव्यूअर को, अलग भी नहीं झपकाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत नेचुरली और बहुत नॉर्मली जिस तरह से आप किसी से बात करते हो, अपने किसी दोस्त से बात करते हो या अपने घर के किसी मेंबर से जब आप आमने सामने बैठ के बात करते हो तो आप कितना आई कांटेक्ट करते हो? क्या लगातार उनकी आंखों में देखते रहते हो और बात करते रहते हो? नहीं, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी नहीं होता है कि वो लगातार एक दूसरे की आंखों में देख के ही बात करते हो। जब आप किसी से बात करते हो, वन ऑन वन भी बात करते हो, तो बात करते करते कोई बात सोचते हुए आप आसमान की तरफ देख सकते हो, छत की तरफ देख सकते हो। कोई बात सोचते हो आप 2 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट तो बहुत बोल दिया मैंने, 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए धरती की तरफ देख सकते हो, फ्लोर की तरफ देख सकते हो, 2 मिनट आप कहीं और दिशा में देख सकते हो, बट अगेन यू हैव टू कम बैक। आई कांटेक्ट 100% कभी हो भी नहीं सकता कि अगर अब देखो यहाँ पे तो कैमरा है, तो कैमरा है तो मैं कैमरा को देख के ही बात करता हूँ। लेकिन अगर आप सच में होते मेरे सामने, तो अगर मैं लगातार आपको ही देख के बात कर रहा होता, या ये मान लो कि ऑफलाइन क्लास होती और आप बैठे हुए होते और मैं एक ही स्टूडेंट को देख के बात कर रहा होता, तो क्या लगता, अजीब लगता ना। तो जैसे टीचर होता है ना क्लास में, सबको देखते हुए पढ़ाता है, और फिर इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे कोई सवाल पूछा जाता है,
तो आपको प्रॉपरली जो नेचुरली आपकी पलकें झपकती है वो पलकें झपकना भी चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ सोचते हुए हमारा ध्यान इंटरव्यूअर से हट के दाएं बाएं ऊपर नीचे जा सकता है फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड और मे बी 3 4 5 सेकेंड्स, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि आप लगातार भी बहुत देर तक किसी को देखते रहते हो ना, तो वो भी अनकंफर्टेबल हो सकता है। हालांकि एसेसर अनकंफर्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि ये पागल हो गया है या ये पागल हो गई है, या इसको किसी कोचिंग से सिखा के भेजा हुआ है कि आई कांटेक्ट बिल्कुल देख के करना चाहिए। तो ये बहुत नेचुरल होता है आई कांटेक्ट, कि कभी कभी आप देखते हो थोड़ी देर तक किसी को जवाब देते हुए, और कभी कभी कुछ सोचने की प्रोसेस में या बोलने की प्रोसेस में दाएं बाएं भी देख लेते हो, ऊपर नीचे भी देख लेते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो बिल्कुल जैसे आप नॉर्मली आई कांटेक्ट करते हो किसी से बात करते हुए, अपने टीचर से बात करते हुए, अपने किसी सीनियर से बात करते हुए, अपने पेरेंट्स से बात करते हुए, बिल्कुल वैसा ही आई कांटेक्ट आपको रखना है। फिर उसके बाद में अगला एस्पेक्ट आता है बॉडी पोस्चर। अब यहाँ पे ये मैडम है, इनके 4 बॉडी पोस्चर हैं, इसमें से कौन सा बॉडी पोस्चर आपके हिसाब से सही है ना? एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो कौन सा पोस्चर आपको सही लग रहा है? ये पोस्चर सही नहीं लग रहा है, ये पोस्चर सही नहीं लग रहा है, ये पोस्चर सही नहीं लग रहा है, और ये पोस्चर सही लग रहा है ना? अभी यहाँ पे ये इंटरव्यू का वेट कर रही होंगी, तो ये इंतजार की मुद्रा में बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पे अब ये इंटरव्यू में आ गई है। तो इंटरव्यू में आई है तो कैसे बैठी है? अपने इनके हाथ में इनका सीवी है, जो कि वहां पे आपके हाथ में नहीं होगा। तो आप सिंपली बैठ सकते हो अपने दोनों हाथ अपने दोनों पाँव के ऊपर रख के, या अपने दोनों हाथ अपने लोअर बॉडी के ऊपर रख के। जब बैठते हैं आप, तो आप अपने थाइस के ऊपर अपने दोनों हाथ रख सकते हो, अपने नीज के ऊपर अपने दोनों हाथ रख सकते हो। तो इस तरह से आप बैठोगे और इसी तरह से आपका एक करेक्ट पोस्चर होगा इंटरव्यू को अपीयर करते वक्त। तो इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ये। हाँ, आप ऐसे करके कुर्सी पे नहीं बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई ऐसे करके कुर्सी पे नहीं बैठेगा, या कोई ऐसे हाथ करके तो करने नहीं वाला इंटरव्यू, पीछे हाथ करके के इंटरव्यू कर लूं, ऐसा भी नहीं करने वाला, या टेबल पे आगे हाथ रख के भी आप बैठने नहीं वाले। तो आप जो नॉर्मली बैठो किसी के सामने, आप चाहे तो अपने हाथ यहाँ पे रख सकते हैं, ये जैसे मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसे हाथ रख सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर हाथ, जैसे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपकी चेयर के ऊपर अगर सपोर्ट्स है दोनों तरफ, तो उनके ऊपर भी आप हाथ रख सकते हो, बट प्रेफरेबली अपने जो आपकी जो थाइज होती है, थाइज में आप कहीं पे भी हाथ रख सकते हो अपने, और सिंपली आप बैठ सकते हो। आप अपने लोअर स्टमक पे भी इस तरह से हाथ रख के बैठ सकते हो, दैट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके दोनों हाथ यूं जुड़े हुए ना हो तो अच्छा, आपके दोनों हाथ जो है ना वो खुले हुए हो तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं अपन जेस्चर्स की, कि अब बात करते हुए हैंड मूवमेंट का क्या करना है ना? अब बात करते हुए कई बार क्या होता है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और उस कॉन्शियसनेस की वजह से वो जो बैठ जाते हैं, जैसे वो बैठ गए अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों पाम को अपनी थाइस के ऊपर रख के। अब उनसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एज इट इज आंसर दे रहे क्वेश्चन का, अपने दोनों हाथों को अपनी थाइज से, अपने दोनों पाम्स को अपने थाइज से ऊपर उठा ही नहीं रहे, है ना? तो देखो, ऐसा भी करना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा नेचुरल रहने के लिए बोलता हूं। मैं कभी भी आपको कोई तरीका नहीं बताऊंगा कि इसी तरीके से करो। हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, या जेस्चर्स का, या जिसको हम हैंड मूवमेंट बोलते हैं। अब देखिए, अगेन फिर कॉमन सेंस की बात आती है कि अगर हैंड मूवमेंट की बात आती है तो ऐसा तो है नहीं कि हैंड मूवमेंट अगर आपको नहीं करना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हैंड मूवमेंट आपको करना है नॉर्मली जितना होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप नाचने लग जाओ वहां पे, या फिर आप जो है स्पिन बॉलिंग डालने लग जाओ वहां पे, ऐसा तो होगा नहीं भाई। नॉर्मल जो हैंड मूवमेंट होते हैं, जैसे मैं अभी जो लेक्चर ले रहा हूँ, अब लेक्चर लेते हुए मैं ऐसे करके लेक्चर लूं, अगर दोनों हाथ नीचे करके लेक्चर लूं पूरे टाइम, तो भी आपको अजीब लगेगा, और मैं कुछ ज्यादा ही हैंड मूवमेंट करने लग जाऊं तो भी आपको अजीब लगेगा। तो व्हाट इज राइट इन दोनों के बीच में? कहीं पे जहां पे आप कोई बहुत एक्सप्रेसिव बात कह रहे हो, और उस एक्सप्रेसिव बात को कहते हुए स्वाभाविक रूप से आपके हाथ हिल रहे हैं अपने एक्सप्रेशन को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहां पे शॉर्ट बॉडी जेस्चर या शॉर्ट हैंड मूवमेंट्स अप्रोप्रिएट होते हैं, बहुत लॉन्ग हैंड मूवमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं होते। तो जेस्चर के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो नेचुरली आपके हैंड मूवमेंट होते हैं, उन हैंड मूवमेंट्स को आप नेचुरली रखो। कहीं पे आपको स्माइल भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, तो आपको हंसना चाहिए, आप एक रोबोट नहीं लगने चाहिए वहां पे। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, जेस्चर की बात होती है तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इंटरव्यू चल रहा है, ऑफिसर इंटरव्यू ले रहे हैं, अब क्या करें हम, तो रोबोट बन जाते हैं नर्वसनेस के मारे, डर के मारे। तो प्लीज डोंट बिकम अ रोबोट, बी वेरी नेचुरल रहो, एंड जस्ट मेक श्योर कि आपके जो हैंड मूवमेंट्स हो वो बहुत ज्यादा
वाइड नहीं हो। तो यहां पे एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, शॉर्ट एंड नेचुरल हैंड मूवमेंट्स। एसएसबी हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता है कि कोई इंडिविजुअल अपनी ओरिजिनलिटी कितनी मेंटेन करके रख सकता है। तो आप ओरिजिनल रहो, है ना, डोंट ट्राई टू बी व्हाट यू आर नॉट। जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी एक्सप्रेशन के प्रोसेस में जस्ट आप फुल ऑफ एक्सप्रेशन हो, आपके अपने आप को व्यक्त करने के मामले में आप बहुत ज्यादा व्यक्त करते हो अपने आप को, आप हंसते भी हो, आप उदास भी हो जाते हो, आपके हैंड मूवमेंट्स भी होते, तो करो उसको। रोबोट की तरह बैठने से बेटर होगा कि आप भले वाइड हैंड मूवमेंट्स कर दो, वो चलेगा, बट आपका नेचुरल रहना, ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पे। लेकिन हाँ, शॉर्ट और नेचुरल हैंड मूवमेंट्स बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट माने जाएंगे। फिर अगला एस्पेक्ट आता है, नेवर सिट क्रॉस आर्म्ड इन एन इंटरव्यू। ये एक डू नॉट है जो मैं शेयर करना चाहता था आपसे, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ऐसे नहीं करना है इंटरव्यू। आपने कभी भी किसी टीचर को भी नहीं देखा होगा कि टीचर ऐसे लेक्चर ले रहा है। हाँ, अभी टीचर जो होते हैं वो अपने हिसाब से लेक्चर ले लेते, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर लेक्चर लेते लेते 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ कर ले, या मैंने आपको बताने के लिए अभी ऐसे हाथ किए। लेकिन क्या कभी आपने मुझे या किसी दूसरे टीचर को इस प्लेटफॉर्म पे देखा है जो यूं करके लेक्चर ले रहा है पूरा? नहीं। कोई सवाल आपसे पूछ के आपकी कमेंट पढ़ने के लिए यूं कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर लेते वक्त आपको ये यूं करके नहीं बताएंगे कि दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर, हाथ तो मैंने अपने क्लोज कर लिए, तो बहुत ही क्लोज्ड होता है। यू आर नॉट ओपन टू द क्वेश्चंस, यू आर नॉट विलिंग टू आंसर, ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं आपके क्रॉस्ड हैंड्स। तो किसी भी स्टेट में इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज के एस्पेक्ट में ये क्रॉस हैंड्स नहीं रखने, आपको बिल्कुल भी हाथ इस तरह से बंद करके नहीं रखने हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं स्माइल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था। नाउ दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू, this is very correct thing to do and this is incorrect thing to do. Now what is the difference between this photograph and this photograph? This is laughter and this is a smile, है ना। आप समझ सकते हो कि अगर इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात होती जो आपको बहुत फनी लगती, भले फनी है या नहीं है पर आपको बहुत फनी लगती है, और अगर आपको बहुत हंसी भी आती है, तो इस तरह से नहीं हंसना है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी भी, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर लोग बहुत नर्वस होते हैं, तो वो हंसी वाला सिचुएशन तो आ ही नहीं पाता है। लेकिन फिर भी इस तरह से आपको फ्री लाफ्टर नहीं करना। जैसे बलबन ने बोल रखा था ना कि मेरे दरबार में कोई फ्री लाफ्टर नहीं होगा, तो वैसे ही आप मान लो कि एसएसबी के दरबार में भी फ्री लाफ्टर बैन है। वो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देगा कि आप चीजों को बहुत लाइटली ले रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि रोबोट भी नहीं बनना है हमको। अगर कोई ऐसी बात होती है जो खुश होने वाली बात है, या हल्की फुल्की कोई फनी बात है, या थोड़ा बहुत कुछ ह्यूमर क्रिएट हो गया आपकी तरफ से या इंटरव्यूअर की तरफ से, और एक स्माइल अगर आप दोगे, तो वो ये मानेगा कि ये इंडिविजुअल ऑनेस्ट है। अगर इसके मन में कोई एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कोई ख्याल आ रहे हैं, कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो जो नेचुरली अगर कोई स्माइल आपको आ रही है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको फ्री लाफ्टर वहां पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ में इस लेक्चर को मैं पूरा करता हूं। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज। जितना नॉलेज आप अपने साथ में लेके जाओगे, बॉडी लैंग्वेज आपका उतना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास इज द की टू बॉडी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।